नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं। अब केवल तेलंगाना बाकी रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये चुनाव सेमीफाइनल होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास तो होना ही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा की भी यात्रा की। वे वहां कृष्ण जन्मभूमि भी गए, मीरा को याद किया, मीरा पर डाक टिकट जारी किया, मीरा पर सिक्का जारी किया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह संकेत भी दिया है कि अभी कृष्ण जन्मभूमि का और कृष्ण का मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है। वहीं काशी को तो आप जानते ही हैं। काशी की जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के अभी मामला विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, सर्वे चल रहा है, सर्वे की रिपोर्ट आना बाकी है। उस सर्वे रिपोर्ट के बाद में ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी, अभी चुनाव का मुद्दा कब बनेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, इस धर्म की राजनीति के बाद विपक्ष ये सवाल अक्सर उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, विकास की राजनीति कब करेगी, वे अपने किए काम कब गिनाएंगे। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम आपसे बात तो करेंगे ही, साथ ही हमारे साथ कुछ वक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। हरे रामा के बाद बीजेपी का हरे कृष्णा। मथुरा का मुद्दा क्या पकड़ने वाला है जोर। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। पीएम मोदी के इसी संदेश पर अब सियासत भी भारी है और एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पक्ष और विपक्ष को सियासी मुद्दा मिल गया है। दरअसल मथुरा में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर को लेकर एक और अड़चन दूर हो गई है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष पर हमलावर होता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भक्त के रूप में जिस तरह से आज विकास का कार्य कर रहे हैं, भगवान की नगरी जो उपेक्षित थी, मथुरा, काशी, अयोध्या, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से विकास का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे भारत की जनता में अपार खुशी है, क्योंकि भारत की पहचान ही, भारत एक देवभूमि है, भारत एक पुण्य भूमि है और भारत की पहचान भगवान राम से है, भगवान कृष्ण से है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी वो काशी जाए, मथुरा जाए, अयोध्या जाए, मस्जिद जाए, मजार पे जाए, गिरजाघर जाए, गुरुद्वारे जाए, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ये आस्था का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछती रहेगी कि 2014 में जो वादे किए थे बेरोजगारों से, किसानों से, मजदूरों से, महिला सुरक्षा पे, उन वादों का क्या हुआ। 2019 में जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था, उस संकल्प का क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा के मुद्दों पे जवाब देना होगा। देश के सभी पौराणिक धार्मिक स्थल हम सभी के लिए गौरव और आस्था का प्रतीक है, हम सभी की आस्था है। लेकिन सरकार ने जो वादा इस देश के नौजवानों से किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आज 9 साल हो गए और 35 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए, आज किसान कर्जे से परेशान है, उनकी एमएसपी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, कोई निर्णय नहीं। देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए भाजपा मोदी सरकार काम कर रही है। हमारे साथ आज बहस में हिस्सा लेंगे दीपक सोनकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंचल यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, कांग्रेस से अनिल शर्मा जुड़ेंगे और बांके बिहारी मंदिर कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं रजत गोस्वामी, वो भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है और बहस की हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दीपक सोनकर। दीपक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक जी, मुझे लगता है दीपक जी तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। हम समाजवादी पार्टी से ही बात करते हैं, चंचल यादव जी। चंचल यादव जी, आप इस प्रदेश की सबसे बड़े विपक्ष दल से जुड़े हुए हैं।
आपके नेता अक्सर सक्रिय भी रहते हैं और तमाम सारे हित के मुद्दे उठाते रहते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जब भी धर्म की राजनीति आती है, या धर्म की बात नहीं करें, हम राम मंदिर, राम जन्मभूमि की बात करें या कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, समाजवादी का पार्टी का रुख जो है वो अलग हो जाता है। वो फिर इस तरह के मुद्दों में हाथ नहीं डालती है। क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धार्मिक लाइन पे पकड़ती है, उससे कहीं आपकी राजनीति को कहीं खतरा महसूस नहीं होता? जी क्योंकि जी देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलित चेहरा रहा है, हमेशा बांटो और राज करो की नीति पे काम करने वाले लोग हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि आप धर्म के नाम पे राजनीति करो, धर्म धारण करने का विषय होता है, ये लोग राजनीति करने का काम करते हैं। अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में एक भी ओबीसी का है, आदमी व्यक्ति है क्या? दीपक भाई बता पाएंगे कि ओबीसी एससी कितने लोग उसमें हैं? क्या विनय कटियार जी को उसमें आमंत्रित नहीं करना चाहिए था? जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी। जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तत्कालीन राष्ट्रपति थे महामहिम साहब, उनको इनवाइट करने की हिम्मत आपकी नहीं, क्योंकि एससी समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे। आपने देखा होगा जब लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब भी वो दलित। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, एक तरफ पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय करने का काम करते हैं। आज सवाल सबसे प्रमुख यह है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार की बात नहीं करना चाह रहे हैं, महंगाई की बात नहीं करना चाह रहे हैं, कैसे किसानों की समस्याएं दूर हो उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाले लोग आज की जो है लागत दोगुनी हो गई है। 100 दिन के अंदर काला धन खिलाने की बात करते थे, आज अडानी का महा घोटाला हो गया। आपने देखा अरबों खरबों रुपए कहां किस तरीके से इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनके नेताओं के, इनके बीजेपी के नेता पुत्रों के। और किस तरीके से लोग परिवारवाद के ऊपर बात करते थे। पूरे प्रदेश में परिवार, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में परिवारवाद चरम पे है। दूसरी बात, आप धर्म को बात करते हो, आप मुझे बताओ, मथुरा का दौरा भी प्रधानमंत्री करके आए हैं, मैं 10-12 दिन पहले गया था, कोई ऐसा रोड नहीं जहां गड्ढे ना हो। आप काशी, जब काशी के में आपको 2014 के बाद प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए थे, काशी को क्योटो बना रहे थे, क्योटो की तरह डेवलप होगा, ये होगा, वैसा होगा। जिनसे पूछता हूँ दीपक भाई से, बड़ी अच्छी बात रखते हैं दीपक जी, आप मुझे बताइए, वाराणसी के अंदर समाजवादी सरकार ने जिस तरीके से, हेलो जी जी, मेरी आवाज जा रही है? जिस तरीके से आपकी आवाज मुझे मिलती है। सपा शासन में 2014-15 में प्रांजल यादव और राजाराम उपाध्याय डीएम थे वहां पे, उन लोगों ने डेवलपमेंट किया और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का समाजवादी सरकार ने अपने कैबिनेट से पास करा के काम स्टार्ट कराया। सकरी गलियों को जो है उसको चौड़ीकरण करने का काम किया, आउटर रिंग रोड बनाया, वर्मा नदी का कॉरिडोर बनाया, और आपको बताता हूं अमूल का प्लांट लगाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी के अलावा एक कोई काम बता दें। अभी अयोध्या में इनकी मीटिंग थी कैबिनेट की, चंचल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंचल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंचल जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि ठीक है, आपने बहुत सारे नाम गिनाए कि विनय कटियार जी नहीं गए, इनको नहीं लिया, उनको नहीं बुलाया, लेकिन आपके नेता अखिलेश यादव, राम तो इस देश के आराध्य हैं, अखिलेश यादव अयोध्या कितनी बार गए, कृष्ण जन्मभूमि कितनी बार गए? यह भी एक सवाल उठता है, क्योंकि आखिर देश में ठीक है विकास की राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन धर्म को आप दरकिनार नहीं कर सकते। जैसे इस देश में जातियों को दरकिनार नहीं कर रहे, आप तो जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं, उसी तरह से धर्म को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो क्या समाजवादी पार्टी को किसी दूसरे धर्म का या मजहब का भय है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा? चंचल जी, शायद आपको जानकारी सही नहीं है, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी मथुरा कई बार जा चुके हैं। अभी लास्ट टाइम डिम्पल भाभी जी गई थी अयोध्या। सुनिए, अयोध्या भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जा चुके हैं। आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को। दूसरी बात, काशी का भी दर्शन कर चुके हैं हम, सुन लीजिए। और नेता, मैंने कहा भी काशी गए हैं, काशी का मुझे उत्तर प्रदेश में कोई सियासत, सुन लीजिए, कोई भी उत्तर प्रदेश हमारा या देश वो धर्म से नहीं चल सकता है, वो संविधान से चलेगा। और वहां पे अगर आप नेता हैं तो नेता की जो है, नेता का काम है कि धर्म पर राजनीति ना करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, बता दूं
कि ये लोग एक शब्द भी हिंदुस्तान, मुसलमान, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान के अलावा एक शब्द नहीं बोल पाते इधर उधर जी। ये इनको आप सोचिए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान एक बार भी नहीं गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने चले गए, सॉल भेंट की। आप जो लोग चाइना को आंख दिखाने की बात करते थे, उन्हें झूला झुलाने का काम करते हैं। मंदिर के भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है अनिल शर्मा जी, राहुल गांधी अयोध्या कब जाएंगे? अनिल शर्मा जी, क्या राहुल गांधी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अनिल शर्मा जी? आपको मेरी आवाज मिल रही है नहीं? हाँ मुझे मिल रही है। ठीक, देखिए ये कोई प्रश्न नहीं है कि राहुल गांधी अयोध्या कब जाए जी। ये अपनी श्रद्धा का भाव है कि कौन अयोध्या जाता है, कौन मंदिर जाता है, कौन मस्जिद जाता है। लेकिन जिस प्रकार का शगुफा इस भारतीय जनता पार्टी ने जो छोड़ा है जी कि हरे रामा हरे कृष्णा का जो व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देंगे। जी ये देश संवैधानिक देश जी। धर्म संविधान से पहले है, लेकिन संविधान लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे पहले। राम मंदिर हो या कृष्ण मंदिर हो या देवी मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, यह राजनीतिक मोड़ पर ही नहीं लिखा है कि उस मंदिर में कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे जी। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर अगर नहीं जाएंगे तो उस धर्म के प्रति हम लोगों की आस्था नहीं है जी। आज विषय है कि इस देश में जिस प्रकार से सरकार ने जो वायदे किए, उन वायदों पर ये सरकार कब खरी उतरेगी। 75 साल 75 वायदे के साथ ये सरकार बनी, लेकिन 75 साल के 75 वायदों पर ये कब खरी उतर रही है। जनता से रोजगार का वायदा किया, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई, महिलाओं को आरक्षण की बात की, उस महिला आरक्षण को भी लटका के रखा। कई सारे ऐसे मामले हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। लोगों को रोजगार आप देना नहीं चाहते, पुरानी पेंशन देना नहीं चाहते। एक चुनाव खत्म होते दूसरे कहते 24 घंटे हम तो चुनाव के मूड में रहते हैं। भाई ये लोकतंत्र की जगह आप राजशाही तंत्र चला रहे हैं, तो ये क्या व्यवस्था है। मंदिरों का उद्धार है, ठीक है, मंदिरों की उनकी कमेटियां हैं, वो व्यवस्थाएं बनाती हैं। आपका काम, जनता ने आपको लोकतंत्र में चुना है, सांसद चुना, विधायक चुना, तो आप जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का आप काम करिए। धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने का काम, संप्रदायों को बांटने का काम, जाति और धर्म में बांटने का काम जो बीजेपी पार्टी कर रही है, वो सरासर गलत है। ठीक है, हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं। ये देश सर्वधर्म समभाव का देश है, लोकतंत्र व्यवस्था से चलेगा। कितने विकास किए सरकार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ रजत गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के हैं। रजत गोस्वामी जी, आपसे ये जानना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद क्या बदलाव आप देखते हैं। दूसरा सवाल ये कि 500 करोड़ रुपए लगा करके बांके बिहारी का जो कॉरिडोर है उसको बनाने की घोषणा हुई है और उस पर उन्हें हाईकोर्ट की भी हरी झंडी मिल गई है। ये पता चला है कि वहां के जो गोस्वामी परिवार है वो इस कॉरिडोर से बहुत प्रसन्न नहीं है। उसकी एक तो क्या वजह है, दूसरा कॉरिडोर बनने से क्या दिक्कतें आपको हैं, और तीसरा क्या कृष्ण के नाम पर जो रामकृष्ण जन्मभूमि, राम और कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के जिस तरह की राजनीति की शुरुआत अब होने जा रही है, राम के नाम पे पहले से होती रही है, कृष्ण को लेकर के मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा जोर पकड़ेगा। आप क्या सोचते हैं रजत गोस्वामी जी? देखिए, विचारणीय बात यह है कि हम लोग एक धर्म स्थल से जुड़े हुए हैं। धर्म स्थलों में लोगों के अपने ठाकुर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आस्था होती है जी, और वो कुछ समय यहाँ आकर के ठाकुर के दर्शन करके अपने आप को धन्य करके, कृपा पा करके और यहाँ से अच्छे से आकर के और अच्छे से जाना चाहते हैं। सरकार का कार्य ये रहता है और ये होना चाहिए कि इन धर्म स्थलों तक आने वाले श्रद्धालु एक कतारबद्ध तरीके से आ जाए, उनको दर्शन व्यवस्था हो जाए और वो वापस चले जाए। जी।
जिस तरीके से मंदिर प्रबंध कमेटी यहाँ पर जो कार्यरत है वो सन 39 के एक डिक्री के तहत जो है प्रबंध कमेटी का निर्माण हुआ है जी। और उस प्रबंध कमेटी को मंदिर के समस्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। वो ठाकुर जी के विषय में कोई भी कार्य कर सकती है, ठाकुर जी के फंड की व्यवस्था करती है, सभी तरीके के जो खर्चे हैं उनका निर्वाह करती है, मंदिर के अंदर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करती है जी। लेकिन कोविड के बाद से एकदम से ये देखा गया कि वृंदावन क्या समूचे उत्तर प्रदेश या आप ये मान के चलिए जितने देव स्थल पूरे भारत में हैं सभी जगह एकदम से भीड़ बढ़ गई। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी सरकार उसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। एक तरफ उत्तर प्रदेश और जिस जगह से मैं आता हूँ मथुरा वृंदावन, यहाँ से जो है हम लगभग 3 या 4 राज्यों से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर मेरठ से कोई व्यक्ति कुछ समय पहले आता था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले, उसको लगभग 8 घंटे लग जाते थे यहाँ आने में और फिर यहाँ रुकना पड़ता था, दर्शन करके फिर जाते थे। रोडें अच्छी हो गई, लोगों के पास कन्वेंस के साधन हो गए, उसकी वजह से भीड़ यहाँ पर अपार बढ़ गई। उस भीड़ के कंट्रोल की व्यवस्था नहीं करी गई जिसकी वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई। उस दुर्घटना की जिम्मेदारी जो है वो उस जिम्मेदारी को ना तो सरकार ने लिया, ना सरकार ने ये बताना उचित समझा कि ये जो हादसे हुए उसके लिए दोषी कौन। एक रिपोर्ट तैयार करा ली गई जिसमें डीजीपी, पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह और उस समय के कमिश्नर अलीगढ़ थे जो सरकार के ही नुमाइंदे थे। क्योंकि मैं प्रबंध कमेटी में हूं तो मुझे ये मालूम है 2013 से कार्यरत हूं कि हमारे यहाँ 5 उत्सव ऐसे होते हैं साल में जो बहुत विशेष उत्सव होते हैं जिनपे भीड़ की तादाद होती है। मैं इस चीज को मना नहीं कर रहा, लेकिन हर बार इस भीड़ के उत्सवों पर मंदिर प्रशासन, अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास में है मंदिर का कार्यभार, वो अगर प्रबंध कमेटी के पास में है तो वो कुछ लेटर्स जारी करते हैं पिछले 20-25 साल से लगातार, जिसमें प्रशासन को स्पेसिफिक डेज के लिए ये आग्रह किया जाता है कि आप मंदिर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराएं, पब्लिक को अच्छे से अंदर आ सके और जा सके। जिस घटना के तर्ज पर ये पूरा एक खेल खेला जा रहा है या खेला गया, उस समय सिविल जज साहब ने ये लेटर जारी किया। नहीं रजत जी, लेकिन आप देखिए कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास जो गलियारे हैं, आप समझिए वो 100 साल 200 साल पुरानी गलियां हैं। अब उसके हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ी है, वहां पे दर्शनार्थी भी बढ़े हैं, श्रद्धालुओं का जो है वो बहुत रेला आता है वहां पे। यहाँ तक कि शनिवार और रविवार को तो अगर हम देखें या किसी भी अन्य छुट्टी के दिन तो वृंदावन के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है। तो यदि ऐसे में कॉरिडोर बनता है तो क्या दिक्कत है आपको? इन गलियारों की आप बात कर रहे हैं, उनका सबका पौराणिक महत्व है। वो आज के गलियारे नहीं है साहब, वो मैंने तो कहा ना 100-200 साल पुराने हैं। जी, तो उनका पौराणिक महत्व है। आप उनको तोड़ करके और वहां पर उन गलियारों को तोड़ करके और सिर्फ एक ग्राउंड बना। काशी में भी गलियां थी, काशी अगर आपने देखा होगा तो काशी में भी गलियां ही थी और वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल था। आज काशी ये तो नहीं है ना कि हम वहां पे दुर्घटनाएं भी होती रहे, भीड़ भी बढ़ती रहे, गाड़ियां भी ना घुस पाए, कोई अंदर भी ना जा पाए और धक्का मुक्की रेलम पेल। तो अगर कोई व्यवस्था नई बनती है आज के दृश्य को देखते हुए तो उसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए काशी बदली ना, काशी को बदला ना। आज काशी में श्रद्धालु भी बढ़े हैं, काशी की इकोनॉमी अचानक बढ़ गई है। काशी में 1 करोड़ 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पर ईयर आ रहे हैं। मैं 2 बातें यहाँ स्पष्ट करूंगा। पहला आपको ये स्पष्ट करूंगा कि धार्मिक जगह को मेरे हिसाब से धार्मिक जगह रहना चाहिए, उसका जो है विस्तारीकरण करके और उसको एक पर्यटन क्षेत्र बना देना मैं कभी जायज नहीं समझता। क्यों पर्यटन क्षेत्र बने जो एक धार्मिक? जी, ये अब यहाँ पर जो सरकार कर रही है वो बेसिकली पर्यटन क्षेत्र बढ़ा रही है। हमें नहीं चाहिए पर्यटन क्षेत्र, हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ नहीं चाहिए, लेकिन श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों की सुरक्षा हो। दर्शन के लिए जिस तरीके से वहाँ धक्का मुक्की होती है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो मैं आपसे इसी चीज को कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखें आज किसी भी नेता जो भी स्वयं मुख्यमंत्री हैं अपना दरबार लगा करके बैठते हैं, देश की संसद है, ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस के सबके अपने अपने
जो है जहाँ पर बैठ करके वो निर्णय करते हैं, हर जगह की एक कैपेसिटी है और इस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के तहत वहां पर सिर्फ उतने ही लोगों को लिया जाता है जहां पर उतने लोगों के बैठने की या खड़े होने की व्यवस्था हो। ठीक है रजत जी, ठीक है रजत जी, इस बात पे चंचल जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि ठीक है कि धर्म के नाम पे राजनीति और उसको लेकर के आपके विचार आपकी पार्टी के अलग अलग हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, आप तो मथुरा कई बार गए भी होंगे, जिस तरह से वहां पर दर्शनार्थियों को असुविधा होती है और आपने देखा होगा कि शनिवार रविवार को हालत बहुत खराब रहते हैं, अगर ऐसे में वहां कॉरिडोर बनता है तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? क्या वहां बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या आप भी मंदिर कमेटी के, जो अभी रजत जी बोल रहे थे कि पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को नष्ट नहीं होना चाहिए, या कोई नया रास्ता निकल सकता है? देखिए सर, ये तो बहुत सी बात आपने कही। अभी रजत जी ने बहुत सी बात भी कही भाई, वो जो हमारे जो पौराणिक जो हमारी मान्यताएं व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ साथ में सरकार को लेकर के और दोनों को बैलेंस करके, मेरे हिसाब से दोनों को बैलेंस करके भाई श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल ये करना चाहिए और हमारी विरासत भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं बताऊं आपको कि श्रद्धालुओं को ये भी व्यवस्था हो कि शहर में जाए, मथुरा में अगर आप आसपास कभी गए होंगे इधर, तो इतनी गंदगी है आसपास, जो है रोडों में इतने गड्ढे हैं कि आप बहुत भयानक है। अभी मैंने आपको बताया, सुनिए, अभी मैंने आपको बताया, आपने कहा अयोध्या में अखिलेश यादव जी गए कि नहीं गए। आदरणीय अखिलेश यादव जी राम कथा संग्रहालय बनाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मीटिंग की। उनके पास एक बिल्डिंग भी ऐसी वहां नहीं बना पाई है लोग कि जिसने अपनी खुद की मीटिंग भी कर पाए। वो अयोध्या के नाम पे राजनीति करने वाले लोग वहां पे जमीनों में अरबों रुपए घोटाले किए, अरबों रुपए, जिनकी जांच भी कराना नहीं चाहती है। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर, आपको याद होगा एक कभी मेरा ख्याल है कल परसों एक बड़े नेता का बयान आ रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जब ये मंदिर आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो 1400 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हुआ, उसका हिसाब किताब है क्या इनके पास, किसी के पास? जी सब खा गए ये तो सब खा गए। और ये समझिए कि मैंने बताया ना कि ये धर्म धारण नहीं करते, ये धर्म पे राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे वाराणसी में गंगा मैया की जय हो, और उसके बाद क्या करेंगे, गंगा सफाई के नाम पे 1000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया इन लोगों ने, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का वारा न्यारा कर दिया। हर साल का बजट अगर आप देख लेंगे तो ठीक ठाक बजट होता है, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं चर्चा करना चाहते हो, कहां गया, सब खत्म। तो ये लोग वो लोग हैं जो केवल गिने चुने उद्योगपतियों को, उंगलियों पे एक दो उद्योगपति हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दीपक भाई हमारे बैठे हैं, इनसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदर्श ग्राम की घोषणा की थी, उस आदर्श गांव का क्या हुआ? अभी सांसदों से रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है कि भाई एक सांसद एक साल में एक गांव को गोद लेकर के डेवलप करता, तो उन गांवों के क्या हुए हाल? 10 साल में कौन कौन से गांव डेवलप हो गए? तो ये केवल जुमलेबाज झांसेबाज लोग हैं, इनको केवल डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये इनको पता चल गया है कि हमें विकास के नाम पे हमें कोई वोट नहीं देने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोल चुके हैं, इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब कोई विश्वास भी नहीं करने जा रहा है। अब बताइए, आप अभी तेलंगाना में जाके कह रहे हैं, प्रधानमंत्री में सुन रहा था, हंसी आ रही, तो अब लोग सुन के भाषण हंसते हैं। प्रधानमंत्री जी का क्या बोल रहे थे कि भाइयों बहनों मुझे 5 साल का अवसर दे दो और जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया सब वापस लाऊंगा। आप बताओ, आपने 10 साल पहले जनता से वादा किया था कि भाइयों बहनों हमें आप मौका दो, काला धन आएगा, 15-15 लाख लोग खाते में जाएंगे, क्या हुआ? सब जुमलेबाजी साबित हो गई इन्हीं के। ठीक है चंचल जी, आपके दीपक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है दीपक जी आपकी बहस सुन करके गायब हो गए हैं, वापस चले गए हैं, चंचल जी के बातों का जवाब नहीं दे पा रहे। खैर, अंशुल जी से बात करते हैं चंचल जी, फिर मैं आपके पास आता हूं अनिल शर्मा जी से। अनिल शर्मा जी, अब आने वाले समय में, अब चूंकि 5 राज्यों के चुनाव, दीपक जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीपक जी आप बार बार स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी आवाज, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। दीपक जी क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है दीपक जी से कनेक्शन अभी नहीं जुड़ा है। अनिल शर्मा जी, आपकी जो पार्टी है वो अब लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जाएगी? एक तो ये, दूसरा मेरा कॉरिडोर को लेकर भी आपसे यही सवाल है कि जो तमाम तरह के कॉरिडोर अब बनने जा रहे हैं, जैसे अयोध्या में भी कॉरिडोर, काशी के बाद अयोध्या में कॉरिडोर बन रहा है, और अब कृष्ण जन्मभूमि का भी नंबर है, इसी तरह से केदारनाथ का भी है, और भी कई धार्मिक स्थलों को और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति पर सरकार चल रही है।
कांग्रेस ने भी अपने जब सरकार थी तब इस तरह के कॉरिडोरों पर काम किया था। तो क्या कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो धार्मिक स्थलों को विकसित करने का एजेंडा है उसके साथ है या उससे अलग है? उपाध्याय जी, जी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर, कांग्रेस धर्म और जाति की करती है। जी मंदिरों का अधिकरण है, कॉरिडोर बना, ये व्यवस्था सरकार की जो आप एक चीज देख लीजिए, एक बहुत बड़ी रोजगार का साधन बनाने जा रही है। जी राम मंदिर के व्यवस्था में करोड़ों का घोटाला, उससे पहले जो चंदा आया उसका कोई अता पता नहीं। अनिल काशी जी, विश्वनाथ बनारस का जो कॉरिडोर बना था, चंचल जी भी है, लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन न तो कांग्रेस ने और न ही समाजवादी पार्टी ने, अनिल जी, न तो कांग्रेस ने और न ही समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ा आंदोलन किया, न ही कोई ऐसा सबूत दे पाए कि घोटाला हुआ है, केवल आरोप लगाते हैं आपकी घोटाला हुआ है। अनिल जी, मथुरा, काशी विश्वनाथ, बनारस या कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कहां करने जा रही है सही काम? केवल वहां थोड़ा सा काम किया और उसके बाद अपनी डुगडुगी बचाई और वोट बटोरने का काम कर। जी धर्म की आड़ में कब तक सियासत? जनता को रोजगार की आवश्यकता है, मंदिरों की जो व्यवस्था है, मंदिरों पर अब जैसे ठाकुर जी के वृंदावन का क्षेत्र देख लीजिए, जी प्रेम मंदिर का दृश्य है, वहां सड़कें चौड़ी होने के बावजूद भी वहां श्रद्धालु इस कदर होते हैं, कशमकश होती है। जी लेकिन वहां के रास्तों को हमने देखा है कि वहां गड्ढे कितने हैं, जी मैन होल खुले होते हैं, आवागमन की जो सुविधाएं हैं बंदर इस कदर मौजूद है, वहां का प्रशासन क्या? सवाल ये है आपसे पहले, अभी चंचल जी हमारे साथ थे और अनिल शर्मा जी कांग्रेस के साथ थे। इन सभी का एक आरोप है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं, इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। पहले राम के नाम पे की, फिर ज्ञानवापी के नाम पे होने लग गई और अब कृष्ण को लेकर के प्रधानमंत्री जी वहां आए थे, वहां सिक्का जारी किया, कॉरिडोर बनने की भी घोषणा है। और जो मंदिर कमेटी के रजत जी हैं वो भी वहां कॉरिडोर बनने की बात से सहमत नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ धर्म ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि वो चुनाव मैदान में जाए? क्या विकास के काम नहीं है? अभी चंचल जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों के नाम पर या जनता के लिए किए गए कार्यों के नाम पर चुनाव मैदान में नहीं आती है। दीपक जी, अब आपके पास में पर्याप्त समय है क्योंकि आप बहुत देर बाद जुड़े हैं। जी देखिए उपाध्याय जी, पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। जी जी देखिए, ये जो शब्द आया निकल करके कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर वोट मांगती है, क्या कभी किसी रैली में ये कहा गया हो कि जैसे हमने मंदिर बनवाया है तो निश्चित तौर पर जो मंदिर के हो या धर्म के लिए अलग करने का काम करते हो? या दूसरा, हमने ये नहीं कहा हो कि गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, या हमने ये नहीं कहा हो कि गरीब की योजना गरीबों तक मिलनी चाहिए, या हमने ये नहीं कहा हो कि अंतिम पायदान तक खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करना चाहिए, या 2014 से लगातार जैसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की योजना तक जोड़ने का काम किया गया वो नहीं किया गया हो? हमारा तो संकल्प है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मगर ढोंग कौन करता है उसको समझने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर वोट की राजनीति कौन करता है उसको समझने की आवश्यकता है। एक और अखिलेश जी धर्म का नाम लेते हैं, दूसरी ओर तो उनके राष्ट्रीय महासचिव जी सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करते हैं, संतों पर गोलियां चलाने की बात करते हैं, संतों पर आक्रमण करने का बात करते हैं, रामचरितमानस चौपाइयों पर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, ऐसे सारे धर्मपुत्रों पर सवाल खड़ा करते हैं। तब धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? यहाँ तो निश्चित तौर पर कैसे गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे और उसका उदाहरण है। उपाध्याय जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, मगर किस परसेंटेज के साथ
को गरीब की योजना से जोड़ने का काम किसने किया? देखा है, वही गरीब हैं जिनको आज आवासों से जोड़ा जा रहा है, उनकी आवासों की जमीनों को छीनने का काम किया। यहाँ लोगों को रोजगार से बढ़ाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? किया कि गलियों से निकला हुआ अपराधी, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे और किस तरीके से महिला में अपमानित करने का काम, वही उत्तर प्रदेश आज बदलता उत्तर प्रदेश बोल रहा है। और हाँ, क्यों नहीं होने चाहिए दिव्य कॉरिडोर? जब आज काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनता है, जब आज अयोध्या जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, जब शाम बाबा राम जी विराजमान होते हैं, तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और गौरव बढ़ता है। अयोध्या के अंदर क्यों अयोध्या के दीपोत्सव की चर्चा की जाती है? आज विश्व के अंदर क्यों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा की जाती है? और जिस तरीके से लगातार भगवान जन्मस्थली हो और जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने पर्यटक की श्रद्धा में बढ़ने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मगर बात यही है, ये समझती है जनता और जनता जानती है। सवाल मेरा है, अभी रजत गोस्वामी जी जो बांके बिहारी मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल था कि वृंदावन अपनी गलियों के लिए जाना जाता है। एक कई काव्यों में, कविताओं में और उसमें वर्णन आया है वृंदावन की कुंज गलियन में। तो अगर कॉरिडोर बनता है तो ये ऐतिहासिक जो विरासत है, ये जो हमारी गलियां हैं वहां की, वे नष्ट करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ऐसे में अगर विरासत नष्ट होती है तो मंदिर कमेटी को उसका एक वो लोग विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या कोई ऐसा समाधान संभव है कि मंदिर का मूल स्वरूप भी न बिगड़े और वहां कॉरिडोर का निर्माण भी हो जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो? क्योंकि ये तो सच है कि इस समय वृंदावन में दर्शन करने जाना मतलब बहुत कठिन कार्य है। आप वृंदावन के अंदर घुस नहीं सकते। उसके अलावा जिस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर परिसर में रहती हैं वो हॉरिबल है, डरावनी है। तो वहां व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसे समाधान संभव हैं जिनसे कि व्यवस्था भी हो या और विरासत भी न टूटे? दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी, उन विरासत की परंपराओं को मैं भी सम्मानित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी भी उन परंपराओं के साथ बढ़ती है। ये मथुरा की कुंज गलियां ही हैं, वही गोवर्धन की परिक्रमा वाली गलियां ही हैं जहां श्रद्धालु पहुंचता है। और आज वही व्यवस्था भी है जहां उन समस्याओं में दर्शनार्थी वहां पहुंच करके कुछ गलियों में फंसने का काम करता है। निश्चित तौर पर इस तरीके से जनता के और जनार्दन दर्शन करने वाले श्रोताओं के सुझाव के आधार पर अभी जिस तरीके से सारी प्रक्रिया को तय करके कि कहीं ना कहीं हमारी जो पौराणिक प्रथाएं हैं, जो हमारे इतिहास है, इतिहास भी ना जाए, और जिस तरीके से समाधान पर भी प्रयास करके जो जनता के हित में हो, जो श्रद्धालुओं के हित में हो, जो देश के हित में हो, जो भगवान के पुण्यवान के हित में हो, तो निश्चित तौर पर वही काम किया। ठीक है रजत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा आपसे भी सवाल है रजत जी। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज वृंदावन के हालात बहुत खराब है, खासतौर पर दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर का जो परिसर है उस तरफ बहुत ज्यादा खराब है। कॉरिडोर तो वहां बनना चाहिए, इससे हम भी सहमत हैं, आप जितने भी वक्ता हैं वो भी सहमत होंगे। लेकिन क्या प्रशासन ने या सरकार ने मंदिर कमेटी से संपर्क किया है? क्या मंदिर कमेटी को साथ चलने की बात है? आपके सुझाव मांगे गए हैं क्या? और यदि आपके सुझाव मांगे जाएंगे तो आपके सुझाव उसमें क्या है? रजत जी। ठीक है, तब तक हम अनिल शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। अनिल शर्मा जी, अगर नई व्यवस्थाएं अगर की जाती हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें तो कम से कम कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी शहर के लिए हो, किसी भी धार्मिक स्थल हो या गैर धार्मिक स्थल हो। अनिल शर्मा जी। जी उपाध्याय जी, देखिए, व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जानता हूं इस बात को जी। लेकिन मथुरा वृंदावन की जो कुंज गलियों का जो इतिहास है, जी जी, राधे कृष्ण के समय का जो इतिहास है, उस इतिहास से भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए जी। क्योंकि वृंदावन को अगर जाना जाता है तो कुंज गलियों की रूप में जाना जाता है। कॉरिडोर बने, वहां व्यवस्थाएं हो, लेकिन मंदिर के मूल स्वरूप को अगर नष्ट करने का काम किया जाता है तो वो गलत। ठीक है, ठीक है।
रजत जी, अब आप जुड़ गए हैं, आप बताइए कि किस तरीके से वहां नव निर्माण हो सकता है। क्या आपके कोई सुझाव हैं या आपने कोई ऐसा आर्किटेक्ट बनाया है कि भाई अगर इस तरीके से कॉरिडोर बनाया जाएगा तो मंदिर का मूल स्वरूप भी नष्ट नहीं होगा और श्रद्धालुओं को भी परेशानी नहीं होगी। रजत जी। जी, मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि चूंकि ये जो केस हाईकोर्ट में चल रहा था तो इसमें एक पार्टी में भी रहा हूँ, सारा जी, केस जी, मेरी आंख के सामने से निकला है। जिस जी, व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से कुछ गोस्वामी ने एक मैप बना करके कोर्ट के सामने दिया जिसको सरकार ने रिफ्यूज कर दिया, जिससे कुछ जी, गलियों को ना तो तोड़ा जा सकता था और श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर के अंदर की व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी। स्वयं चीफ जस्टिस साहब ने कई बार कोशिश ये करी कि मीडिएशन के तहत, बातचीत के तहत जो है इस समस्या का समाधान निकाला जा सके, क्योंकि एक कॉरिडोर बनने से यहाँ पर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं उसके लिए सरकार के पास में कोई व्यवस्था नहीं है। वो ब्रजवासी आज से ब्रजवासी नहीं है, जन्म से पैदाइशी ब्रजवासी है। जिस समय यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी, इन ब्रजवासियों के घर से ही भोग प्रसाद बन के ठाकुर जी को लगता था। आज ये परंपरा रूप में है कि हर ब्रजवासी अपने यहाँ से पहले सुबह ठाकुर जी महाराज को मनिया करता है और उसके बाद में कुछ प्रसाद पाता है। इस कॉरिडोर बनने से उन ब्रजवासियों का क्या रहेगा, कोई स्पष्ट जवाब नहीं है सरकार के पास। इस कॉरिडोर बनने में पौराणिक काफी मंदिर है, उन मंदिरों के विषय में सरकार ने कुछ नहीं कहा कि उन मंदिरों का क्या होगा, उठा के आप उन्हें फेंक देंगे, क्या करेंगे, कैसे उन मंदिरों की सेवा पूजा होगी, कौन करेगा। ठीक है, हम तो हर तरीके से सामंजस्य बनाने की कोशिश में थे। चीफ जस्टिस के यहाँ इन पर्सन प्रेजेंट होकर के हमने कहा कि साहब हम तो बातचीत करना चाहते हैं, सरकार बैठे तो सही, लेकिन सरकार नहीं बैठी। उसके बाद में लास्ट में हमने उनको एक प्रपोजल दिया कि साहब हमारे ठाकुर जी महाराज पूर्व में 5 या 6 बार अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। हम अपने ठाकुर जी पे ये कलंक नहीं लगाएंगे कि हमारी वजह से 6,000-7,000 ब्रजवासी अपने घरों से, अपने मकानों से, अपनी दुकानों से दूर हो गए जी। तो क्यों ना सरकार हमको एक जमीन प्रोवाइड करा दे सरकारी रेट से, जिसको कि हम ठाकुर जी के पैसे से ही परचेज कर लेते हैं और हम अपने नवीन मंदिर बना करके ठाकुर जी को वहां शिफ्ट कर लेते हैं। ये सारी बातें कोर्ट के अंदर की है, जिसको कि वहां पर उपस्थित एडवोकेट जनरल साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब, स्टैंडिंग काउंसिल साहब ने तुरंत दिल से रिफ्यूज कर दिया। क्यों भाई, क्यों था, कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि मंदिर का पैसा चाहिए आपको कॉरिडोर बनाना चाहिए, हमने मना कर दिया, वो तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया मंदिर के पैसे के लिए तो। लेकिन उसके बाद में आप ही एक एफिडेविट उन्होंने वहां पर दिया हुआ है कि सरकार को मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट चेंज करके अपना एक ट्रस्ट बनाना है, जिसके सर्वे करवा डीएम साहब और एसएसपी साहब होंगे। क्या सरकार के पास यही एक कार्य रह गया बचा हुआ कि उनके आईएएस अधिकारी वो सिर्फ मंदिर का संचालन करें, उनके पास में किले के अंदर कार्य करने के लिए कार्य खत्म हो गए जी। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के नाम पर वर्ल्ड बैंक से लाखों रुपए आया, उस लाखों रुपए पर आपने क्या व्यवस्था वहां पर बनाई, इस पे हम बात करेंगे। दीपक सोनकर जी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कृष्ण कॉरिडोर को लेकर के वृंदावन में, उस पर आपने सुना ही है रजत जी को, तो क्या समाधान उसमें संभव हो सकता है। एक जो समस्या मुझे लगती है वो ये भी है कि वहां वर्षों से, यानी बहुत सालों से, कई सालों से, सैकड़ों सालों से गोस्वामी परिवारों की रोजी रोटी भी मंदिर से भी जुड़ी हुई है और वहां जो बसावट हुई है उससे भी जुड़ी हुई है। तो अगर कोई कॉरिडोर बनता है तो उनकी रोजी रोटी पर कोई आंच ना आए, क्या इसको सुनिश्चित सरकार करेगी। और विरासत को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं, कांग्रेस के अनिल शर्मा जी भी बोल रहे थे और इससे पूर्व में चंचल यादव समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो क्या सरकार मंदिर कमेटी के लोगों से बात करेगी और क्या कोई एक ऐसा समाधान निकलेगा जिससे न मंदिर कमेटी के लोग आहत हों, न श्रद्धालु आहत हों और एक रास्ता भी निकल आए। दीपक जी। बिल्कुल उपाध्याय जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आदरणीय संजय जी ने बात की, गोस्वामी जी ने, रजत जी ने, जी, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से जो हमारी पौराणिक इतिहास है
उस इतिहास को भी संकलन करते हुए और श्रद्धालु को भी समस्या ना हो, उस व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए और उससे रोजगार के क्षेत्र में भी बढ़ाव हो, पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ाव हो और जिनका रोजगार पहले से वहां सुनिश्चित है उनके रोजगार में भी कमी ना आए। और जिस तरीके से सारे लोगों के सुझाव के, चाहे वो मंदिर कमेटी हो, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो अन्य ऐसे लोगों के साथ निश्चित तौर पर सामंजस्य बना करके, समझौता कर करके किसी निर्णय पर ही काम किया जाए। जी ठीक है दीपक जी। मंदिर को लेकर के जी रजत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में बोलिए, समय हमारे पास कम है इस समय। रजत जी एक चीज और देखिए, सरकार दो तरफा रवैया अपना रही है। कोर्ट के अंदर एफिडेविट के साथ कुछ कहती है, यहाँ पर सज्जन दीपक सोनकर कहा जाए, ठीक है, प्रवक्ता है भाजपा के, यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार दो तरफा रवैया अपना रही है, बात नहीं करना चाहती है और अगर बात करती भी है तो सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो है एफिडेविट गलत लगा। सरकार ने यहाँ पर बहुत से ऐसे मठाधीश हैं, एक तर्क वहां पर दिया था कि ये 60 जो 250 करोड़ रुपए है वो हमको सिर्फ इस वजह से चाहिए कि मंदिर के कॉरिडोर की जमीन जो है वो ठाकुर बाके बिहारी जी के नाम से हो जाएगी अगर हम उसमें प्रत्येक अपना पैसा डालते हैं मंदिर की तरफ तक। मैं ये जानना चाहता हूँ रजत जी, वो 250 करोड़ वाली बात अब इसलिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कोर्ट ने उसमें कहा है कि आप मंदिर का पैसा नहीं ले सकते। और दूसरी बात, कोर्ट में अगर कोई एफिडेविट सही दिए गए, गलत दिए गए हैं, उसकी हम इस डिबेट में विवेचना नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जवाब देने का अधिकार मंदिर कमेटी को ही है। अगर वो गलत दिया है तो मंदिर कमेटी को उसमें उसका विरोध करना चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा अभी आगे बढ़ेगा, कॉरिडोर तो बनेगा, लेकिन उसमें किस तरीके के समाधान होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर कमेटी क्या करना चाहती है, चाहे वो राम मंदिर का कॉरिडोर हो, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, समस्याएं आती हैं। काशी कॉरिडोर भी जब बनने की बात हुई थी तो वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीती और वहां एक भव्य कॉरिडोर बना। आज काशी की अर्थव्यवस्था ही बदल रही है, काशी पूरी तरह से बदल गया है। इसी तरह से अयोध्या में अभी से बदलाव दिखाई देने लगे हैं। ये सही है कि मथुरा वृंदावन में, वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में जो गोस्वामी परिवार है वे वर्षों से, सैकड़ों सालों से वहां पर उनका आधिपत्य है और उनकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है, इसलिए उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। सरकार को इन लोगों से बात करके कोई ऐसा मध्य मार्ग निकालना चाहिए जिससे तकलीफ इन्हें भी ना हो, इनकी रोजी रोटी भी ना छिने और कॉरिडोर का भी रास्ता साफ हो, क्योंकि कॉरिडोर तो बहुत जरूरी है। जिस तरह के हालात बाहर दिखाई देते हैं वृंदावन में, किसी भी छुट्टी के दिन या बगैर छुट्टी के भी आप जाएंगे तो आपको दर्शन बहुत मुश्किल है। तो किसी भी नए निर्माण के लिए कभी कभी कुछ ध्वंस होते हैं, लेकिन वो ध्वंस अच्छे होते हैं, सृजन के लिए, निर्माण के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।